हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है, इंटरेस्टिंग इसलिए कि रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे रेगुलेट होते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं। और आपको पता ही है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रखते हैं एज कंपेयर टू कंपनी लॉ जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्न करता है। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्टिंग बनता है कि लिस्टेड कंपनीज पे रेगुलेट होता है, लिस्टेड कंपनी पे सेबी के गाइडलाइंस हैं। तो लिस्टेड कंपनी के बारे में हम पढ़ने वाले। आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा या आप पढ़ने वाले हो? कंपनी लॉ जब भी आप पढ़ते हो तो आपको माइंड में पता होता है कि ये कंपनीज पे अप्लाई होता है, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी, वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। समझ में आ रहा है क्या? आप लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, आपको कंपनी लॉ तो फॉलो करना ही है। बट अगर आप लिस्टेड हो तो आपको एडिशनली सेबी के गाइडलाइंस भी अप्लाई होते हैं, यानी आपको दोनों फॉलो करना है। ठीक है, यानी पूरे सब्जेक्ट का टॉपिक क्या है अपना? लिस्टेड कंपनी, रेगुलेशंस रिलेटिंग टू लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी जब भी नाम आएगा तो दो रेगुलेशंस अप्लाई होंगी, पहला है सेबी गाइडलाइंस, फिर है कंपनी लॉ। अब आप बोलोगे सर दो दो गाइडलाइंस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा? एक ही टॉपिक पे दो दो गाइडलाइंस होंगे तो कंपनी क्या फॉलो करेगी? तो इसमें रूल ऐसे अप्लाई होता है, विच एवर इज मोर स्ट्रिक्ट, विच एवर इज मोर स्ट्रिक्ट, जो ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसका इंटेंशन ज्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने का होता है, वो वाला गाइडलाइन आपको अप्लाई करना है। रिलैक्स्ड गाइडलाइन अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो रिलैक्स गाइडलाइन अप्लाई करोगे और आप बोलोगे मैंने फॉलो कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों में से जो भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो आपको फॉलो करना है। और नॉर्मली ये देखा गया है, और जो मतलब दिख ही रहा है कि सेबी गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो 99% ऑफ द टाइम्स जब भी लिस्टेड कंपनी पे कुछ कंपनी लॉ में लिखा है वो तो फॉलो होगा ही, पर अगर उसी टॉपिक पे सेबी गाइडलाइंस में भी लिखा है और अगर सेबी के गाइडलाइंस ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो फिर आपको सेबी गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो लिस्टेड कंपनी पे 90% काय के गाइडलाइंस होंगे, सेबी के ही होंगे। ऐसे बहुत ही रेयर होगा कि कोई टॉपिक पे कंपनी लॉ ने गाइडलाइन बनाया हुआ है बट सेबी ने उसको कवर नहीं किया है, सेबी उस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलता है। ऐसे बहुत ही रेयर गाइडलाइंस होंगे, ऐसे बहुत ही रेयर टॉपिक्स होंगे जिसपे कंपनी लॉ बोलता है पर सेबी कुछ भी नहीं बोलता, या बोलता है थोड़ा सा रिलैक्स बोलता है। ऐसा बहुत ही रेयर होगा। 90+ % टाइम में क्या होगा कि सेबी के गाइडलाइन होते ही हैं और वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे कंपनी लॉ से। तो यहां कंपनीज एक्ट का ज्यादा रोल नहीं है, यहां पूरे सेबी गाइडलाइंस का रोल है। थोड़ा बहुत कंपनी लॉ का रोल है यहां पे, सिर्फ बेसिक पता करने के लिए कि काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, काफी सारी चीजें आएंगी जो आपने कंपनी लॉ में पढ़ रखी हैं या आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं काफी लोगों को ये भी सजेस्ट करता हूं कि कंपनी लॉ का बेस बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए। ऐसा नहीं कि उसके बिना आप समझ ही नहीं सकते, बट अगर कंपनी लॉ आपका हो चुका है फर्स्ट ग्रुप में तो आपका एक एडेड एडवांटेज होगा, आप दोनों को लिंक करके पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, मुझे पता है दोनों का काफी गहरा लिंक है, काफी सारे टॉपिक्स दोनों में कॉमन भी है, पर दोनों में पढ़ने का तरीका अलग है। कंपनी लॉ में आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से पढ़ना है और यहां आपको सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो काफी कॉमन टॉपिक्स भी हैं, मैं ये भी बताऊंगा। और जो लोग दोनों पढ़ रहे हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं बार बार आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या कंपनी लॉ में पढ़ रखा है। तो मैं लिंक करूंगा और आप कंपैरेटिव वे में उसको और अच्छे से समझ सकते हो और याद रख सकते हो कि कंपनी लॉ में क्या प्रोविजंस है और सेबी गाइडलाइंस में क्या प्रोविजंस है। ठीक है, तो काफी मजा आएगा, काफी मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, काफी जगह कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस भी आएंगी, पर मैं आपको आराम से प्यार से समझाऊंगा, रिपीट भी करूंगा काफी बार। ठीक है, तो आप ध्यान दो पूरा, और आपको पूरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है, साथ साथ में पढ़ते जाना है, और जिन्होंने मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है उनको रेगुलरली टेस्ट देना है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए 60+ वाला बन जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, कवरेज के मामले में एक और बात बता दूं कि कवरेज अपना बहुत अच्छा रहने वाला है। 75 to 80 आवर्स के ये लेक्चर्स पूरे रिकॉर्ड होंगे और लगभग सारे टॉपिक्स में कवर करूंगा जो आपके मॉड्यूल में है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है अपना ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है पूरा। ये जो कैपिटल मार्केट है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे मैकेनिज्म वर्क करता है, कंट्री के लिए इसका क्या रोल है, क्यों कैपिटल मार्केट इतना इंपॉर्टेंट होता है, नीड क्या है। ठीक है, तो ऐसे अपन पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट्स एज अ मार्केट ये क्या है, मार्केट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और एज अ मार्केट कैपिटल मार्केट में क्या यूनिक फीचर्स हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं।
पढ़ते भी जाऊंगा, साथ साथ में काफी ओवरव्यू भी दूंगा, डायग्राम्स भी बताऊंगा, सब साथ साथ में होगा, रीड करते जाऊंगा ताकि अपना स्पीड बने रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, सबसे पहला है एक छोटा सा डायग्राम में देखो, फाइनेंशियल सिस्टम वर्ड आएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, कैपिटल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम बड़ा पार्ट है, उसके अंदर आपका कैपिटल मार्केट आता है। धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, उसके अंदर कैपिटल मार्केट्स का क्या रोल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी इकोनॉमी नीड्स अ साउंड फाइनेंशियल सिस्टम, नीड्स अ साउंड फाइनेंशियल सिस्टम फॉर एनकरेजिंग द सेविंग हैबिट्स। ठीक है, सेविंग हैबिट एनकरेज होना चाहिए, इसके लिए अपने कंट्री के वो क्या जरूरी है, साउंड फाइनेंशियल। अब ये साउंड का मतलब क्या है, एफिशिएंट। यहां साउंड का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट। लिखते जाइए साथ साथ में, एफिशिएंट मतलब हर प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, हर चीज जो उसके अंदर हो रही है वो फास्ट होनी चाहिए, फुल प्रूफ होनी चाहिए, उसमें कोई फ्रॉड करने का चांस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मैकेनिज्म है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर तो वो साउंड है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो साउंड फाइनेंशियल सिस्टम फॉर एनकरेजिंग द सेविंग हैबिट्स, मोबिलाइजिंग द सेविंग फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड अदर सेगमेंट्स एंड एलोकेटिंग द सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव यूसेज सच एज ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। अब ये थोड़ा इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड का है, इकोनॉमिक्स में मतलब इकोनॉमी चलती कैसे है, इकोनॉमी चलती कैसे है, तो ये उसके बारे में दिया है कि दो टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, जो मैं डायग्राम अभी आपको समझाते जाऊंगा, फाइनेंशियल सिस्टम के सिस्टम में क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर क्या होता है। दो टाइप के लोग हैं, देखो पहला है फर्म्स यानी प्रोड्यूसर्स, इसको बोलेंगे इकोनॉमी में अपन इसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर्स। और एक है सप्लायर्स ऑफ फंड्स यानी अपन लोग, हाउस होल्ड्स। ठीक है, इसको नाम क्या देंगे अपन, हाउस होल्ड्स। तो यहां प्रॉब्लम क्या है कि जिनके पास पैसा है वो उनके पास खाली पड़ा है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं, वो हाउस होल्ड्स हैं, उनके पास जो उनकी अर्निंग है, जो इनकम है, उससे वो थोड़ा बहुत सेव करते हैं। और कुछ एक कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जिसको है फर्म्स बोलते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और जिनको पैसे की नीड है ताकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर पाए, मैन्युफैक्चरिंग कर पाए और वो इकोनॉमी चल पाए। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप के लोग होते हैं, यानी एक के पास पैसा खाली पड़ा है, एक को पैसे की नीड है, बस उनको मिलाना है। समझ में आ रहा है, उनको सिर्फ मिलाना है। अब मिलाने के तरीके अपन को पढ़ने हैं कि कैसे मार्केट हेल्प करता है इनको मिलाने में, कैसे कैसे ये लोग, मतलब कैसे ऐसे लोगों से पैसा लिया जाए जिनके पास खाली पड़ा है, तिजोरियों में पड़ा है, दीवालों के अंदर छुपा के रखा है। ये सब जो पैसा आइडल पड़ा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, आइडल रिसोर्सेस, जो कोई यूज में नहीं आ रहे, जिससे इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जो प्रोडक्टिव यूज में नहीं आ रहे, उनको पास ऑन करना है ऐसे लोगों के पास जिनको उनकी नीड है और जो कहां यूज करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, जिनसे इकोनॉमी ग्रो होती है, जीडीपी ग्रो होगा। करेक्ट, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, जीडीपी मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस, कि कितने वैल्यू के गुड्स आप बना रहे हो और कितने वैल्यू ऑफ सर्विस आप रेंडर कर रहे हो, ये एक जीडीपी में काउंट होता है। और जीडीपी से ही इकोनॉमी का ग्रोथ डिसाइड होता है, आपने बेसिक इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है। अब इसमें दो तरीके होंगे, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। कि डायरेक्ट भी हाउस होल्ड से पैसा फर्म्स के पास जा सकता है और इनडायरेक्ट वे में भी जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैं इनडायरेक्ट बता रहा हूं कि इनडायरेक्टली कैसे जाता है। तो इनडायरेक्टली वो जाता है इंटरमीडियरीज के थ्रू। इंटरमीडियरीज मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, दो ऐसे देखो इंटरमीडियरीज हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कि हम हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, जो भी सेविंग्स होती है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक हमको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देता है, और वही बैंक वो पैसा कहां देता है, फर्म्स को। इनडायरेक्टली वो उसको लैंड करता है और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर चार्ज करता है, और जो डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बैंक की इनकम होती है। ये आपको बेसिक पता होगा बैंक का काम क्या होता है। तो बैंक लेती सपोज 4 या 5% पे है, और आगे चल के वो लोन देती है 8, 9, 10, 12, 15 अलग अलग टाइप के लोन के हिसाब से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। और ये जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट है, यही उनका बेसिक इनकम होता है, ये उनका नॉर्मल एक्टिविटी है, ये उनका डे टू डे एक्टिविटी है, ऑर्डिनरी बिजनेस है उनका, कि लोन लेना है या डिपॉजिट्स लेना है और वो लोन देना है बिजनेसेस को और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना है। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये इनडायरेक्ट में आता है। अब सर इनडायरेक्ट में क्यों आता है, क्योंकि जो दे रहा है पैसा, जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं, हम लोग पैसा दे रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि वो पैसा गया कहां। आपने फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट खोला, उसमें 10,000 रुपए डाले, अब वो 10,000 बैंक किसको देगा, आपको पता चलता है क्या, नहीं पता चलता। आप खुद सोचो, आपके अभी खुद के बैंक अकाउंट होंगे, उनमें पैसा होगा, क्या आपको पता है वो पैसे बैंक ने कहां यूज किए, क्या आपको बताया जाता है, क्या आपको बताने की जरूरत है बैंक को, नहीं है।
समझ में आ रहा है? तो बैंक अपने इच्छा से कहीं भी दे सकता है और 1 to 1 कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होता कि किसका पैसा कहां गया पता ही नहीं चलता। इसीलिए तरीका क्या है, इनडायरेक्ट, कि देने वाले को पता नहीं कि मिले किसको और मिलने वाले को पता नहीं है कि कहां से आए, कौन से अल्टीमेट इन्वेस्टर से वो पैसा आया है। इसीलिए ये तरीका क्या होता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट पे, कि कैसे हाउस होल्ड्स डायरेक्टली फर्म्स को पैसा दे सकते हैं। तो ये तरीका होता है मार्केट्स, कि हमको इंटरमीडिएट्स के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अगर फर्म को दे दें तो हम और ज्यादा कमा सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहां पे क्या होता है कि कुछ इनकम इंटरमीडिएट्स रख लेते हैं, कि अगर फर्म्स दे रहे हैं 12%, तो अल्टीमेट जो इन्वेस्टर्स है, हाउस होल्ड्स हैं, उनको तो 4 या 5% मिल रहा है और बीच का गैप कौन रख लेता है, बैंक। तो अगर आप डायरेक्ट फर्म को दो, डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर्स को दो, तो पूरा 12% आपको मिल सकता है। तो इन्वेस्टर भी ज्यादा कमाएगा और फर्म्स को भी एक अफोर्डेबल रेट पे पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है डायरेक्ट का। तो ये डायरेक्ट पॉसिबल है, देखो मार्केट से। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, सॉरी पेन वर्क नहीं कर रहा। ये जो आप डायग्राम ये देख रहे हो, ये जो मार्केट्स है, ये है डायरेक्ट तरीका, कि फर्म्स आएंगे मार्केट में, मार्केट से इशू करेंगे, जो अपना पूरा चैप्टर्स हैं, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, बराबर। तो इशू करेंगे और इशू में सिक्योरिटीज कौन खरीदेंगे, डायरेक्ट अल्टीमेट इन्वेस्टर्स। इसमें कोई इंटरमीडियरी का काम नहीं है। इंटरमीडियरी का काम किसको पड़ता है, मार्केट को, बराबर, मार्केट्स को होगा। लेकिन आप डायरेक्टली किसको दे रहे हो, फर्म्स को। अब ये डायरेक्टली है, कैसा पता चलेगा, कि जो इन्वेस्टर शेयर्स खरीद रहे हैं उसका नाम डायरेक्टली फर्म या कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाता है। समझ में आ रहा है? यानी देने वाले को भी पता है वो किसको दे रहा है, उसके शेयर्स हैं उसके पास, और मिलने वाले को भी पता है कि वो पैसा किसका है, कि उसका नाम उनके रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होता है। इसीलिए तरीका क्या होता है, डायरेक्ट, और इसीलिए ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि डायरेक्ट है, टाइम भी कम लगता है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है, और रिटर्न भी इन्वेस्टर को ज्यादा मिलता है, और जो फर्म है उसको भी थोड़ा कॉस्ट कम बैठता है। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट तरीका अपन को पढ़ना है। अभी तक जब मार्केट्स नहीं थे या मार्केट्स उतने डेवलप नहीं थे, अभी तक सालों से क्या तरीका चलते आ रहा है, इनडायरेक्ट वे चलते आ रहा है। बैंक के थ्रू ही होता था, और बैंक के थ्रू देखो टाइम भी ज्यादा लगेगा और बैंक बीच में मार्जिन भी ले लेगा। तो क्या होता है कि फर्म्स को कॉस्ट भी ज्यादा बैठती है और इन्वेस्टर्स को भी कमाई थोड़ी सी कम मिलती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तरीका ही हमको पढ़ना है, कि कैसे मार्केट्स की मदद से, मार्केट्स की हेल्प के से आप कैसे हाउस होल्ड डायरेक्टली पैसा किसको दे सकता है, फर्म्स को, जिनको पैसे की नीड है। ठीक है, तो मार्केट्स हमको बेसिकली पढ़ना है। तो मार्केट्स में क्या होगा, बहुत सारे सिक्योरिटीज होंगे, बरोबर। सिक्योरिटीज इशू करके पैसा लिया जाता है। समझ में आ रहा है? सिक्योरिटीज क्या है, बस एक सर्टिफिकेट है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपका कितना पैसा हमारे पास है, हम वो कब आपको देंगे, कैसे देंगे, वो सब उसमें लिखा होता है। तो वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपके पैसे हमारे पास हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटीज आप खरीदते हो और वो पैसा पास ऑन होता है फर्म्स को, फर्म्स उससे बिजनेस करते हैं, कमाते हैं, और उन पे फिर आपको रिटर्न देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कंपनी लॉ में, डिविडेंड, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। तो आपको डिविडेंड मिलता है। और प्लस जो सेकंड आपका कमाई होगा वो होगा कि शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, वो भी सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है कि कैसे हाउस होल्ड का पैसा फर्म्स तक पहुंचाया जाएगा और कैसे फर्म वो कमा के वापस हाउस होल्ड को देगा। ठीक है, तो ये दिया है, देखो काफी थोड़ा बहुत मैं और बता देता हूं कि देखो बैंक में आप ये डिपॉजिट करते हो, चलिए, तो डायरेक्टली अगर आपको लेना है तो आप मार्केट्स के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट तरीका, उसके रेगुलेशंस, कैसे देने वाले को प्रोटेक्ट करना है, बरोबर, ये सब हमको इसमें पढ़ना है सब्जेक्ट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। तो कहां थे अपन, तो यहां थे अपन कि एनकरेजिंग सेविंग हैबिट्स। अब हाउस होल्ड सेव करेंगे तो ही वो पैसा फर्म तक पहुंचाया जा सकता है। सेव ही नहीं होगा तो इन्वेस्ट कैसे होगा? तो पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा सेविंग। अब काफी इंडिया में सेविंग तो होती है, लोग सेव तो करते हैं ना, बट प्रॉब्लम क्या है, वो बैंकिंग चैनल तक नहीं आ पाता, वो घर के तिजोरियों में बंद होता है, दीवारों में छुपा के रखा जाता है, और वो कहीं कभी भी बाहर नहीं निकलता। ठीक है,
तो वो कैसे निकाला जाए, कैसे मजबूर किया जाए, लालच दिया जाए कि वो पैसा खाली ना रख के आप इन्वेस्ट करो, फर्म्स तक पहुंचाओ। तो ये पूरा जो गेम है ये पूरा है इंटरेस्ट रेट का। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट रेट अगर आप अच्छा ऑफर करोगे तो हाउस होल्ड्स घर पे पैसा ना रख के आपको देंगे, बैंक को देंगे, और फिर बैंक को आगे जाके दे सकते हैं। तो हाउस होल्ड्स को एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो इससे एनकरेज होता है सेविंग हैबिट डेवलप होगा, और उसमें बेनिफिट्स भी देने पड़ते हैं। आप इनकम टैक्स पढ़ चुके हो, 80C के डिडक्शन पढ़ चुके हो, तो ये सब उसी के लिए, सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए, और पैसा इनडायरेक्टली फर्म्स के पास जाता है। तो एनकरेजिंग सेविंग हैबिट्स, तो पहला स्टेप है सेव करो। सेकेंड है मोबिलाइजिंग द सेविंग। ठीक है, अब ये यहां पे फाइनेंशियल सिस्टम का काम चालू होता है। सेव होगा तो मोबिलाइज होगा ना, और मोबिलाइज कितनी जल्दी होता है, कितना ज्यादा होता है, कितने अच्छे से होता है, ये है फाइनेंशियल मार्केट के साउंडनेस का मतलब, पता चलता है कि कितना साउंड है। फिर है फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड अदर सेगमेंट्स इन एलोकेटिंग द सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव यूजेस सच एज ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। और फिर ये रेगुलेटर्स को देखना है कि कैसे वो पैसा सही जगह पे पहुंचे, जहां पे वो मतलब जहां पे कंट्री को जरूरत है, इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए जहां जरूरत है, वहां पैसा कैसे पहुंचाया जाए। ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर वाइज एलोकेशंस करता है, रेस्ट्रिक्शंस डालता है। जैसे एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर आपने सुने होंगे, तो एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर में मैंडेट्स रखता है आरबीआई कि हर बैंक को इतना पैसा इस फील्ड में देना ही पड़ेगा। तो ये रेगुलेशंस और पॉलिसी मैटर्स से अपने आप वो पैसा सही जगह पहुंचाया जाता है, और कहीं एक जगह बहुत ज्यादा भी पैसा नहीं जाना चाहिए। जैसे रियल एस्टेट में ये होता है, स्पेकुलेशंस होती है, रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा पैसा जाता है, तो गवर्नमेंट उसको भी रेस्ट्रिक्ट करता है, कितना पैसा कौन से सेक्टर में जा सकता है इसको एलोकेट करता है, और कितना पैसा बाहर से आ सकता है वो भी रेगुलेटेड है। आपने इसी में पढ़ा होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सब रेगुलेटेड है। अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स को रेगुलेट करते हैं, और इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं पूरे इकोनॉमी को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम्स आर बोथ कवर बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट वाले भी अल्टीमेटली सेटल तो होंगे ना, बरोबर, अल्टीमेट सेटलमेंट तो उनका भी होता ही है, तो कैश हो या क्रेडिट हो दोनों कवर्ड है इसमें। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर डेल्ट विद बाय कैश पेमेंट और बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एक्सेट्रा। ये आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में पढ़ा होगा। ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे था आपको कि सेटलमेंट कैश में तो होता ही है, मतलब मनी में तो होता ही है, करेंसी में तो होता ही है, पर नियर मनी जो होते हैं, चेक्स और ये है बिल रिसीवेबल भी आपने पढ़ा होगा, तो ये सब भी सेटलमेंट के लिए यूज होता है, इक्वली एक्सेप्टेबल है। फिर है दस अ फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ, बरोबर, फाइनेंशियल सिस्टम कोई एक एलिमेंट नहीं है, वो अलग अलग एलिमेंट्स का एडिशन है, अलग अलग चीजों को ऐड करके फाइनेंशियल सिस्टम बनता है, और वो कोई एक आइसोलेटेड चीज नहीं है, वो एक कलेक्शन है, बरोबर, वो एक कलेक्शन है, अलग अलग चीजों का कलेक्शन, कॉम्बिनेशन इन द राइट प्रोपोर्शन, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। तो क्या है? सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच फाइनेंशियल सरप्लसेस आर मोबिलाइज्ड फ्रॉम यूनिट्स जनरेटिंग सरप्लस इनकम, यूनिट्स जनरेटिंग सरप्लस इनकम मतलब हाउस होल्ड्स, एंड ट्रांसफरिंग देम टू द अदर्स इन नीड ऑफ देम, और नीड ऑफ देम किसको होती है? फर्म्स को, बरोबर। तो हाउस होल्ड से कैसा पैसा वो फर्म तक पहुंचाया जाए, ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स का काम है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनकी मदद से पैसा चैनलाइज होता आया है सदियों से। ठीक है, इन अ नटशेल फाइनेंशियल मार्केट, बराबर, मार्केट्स, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंटरमीडियरीज के सर्विसेज लगते हैं आपको पैसा मोबिलाइज करने में, एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंस्टिट्यूट द फाइनेंशियल सिस्टम। तो चार लोगों से सिस्टम बनता है, पहला है मार्केट्स, सेकेंड है एसेट्स, थर्ड है सर्विसेज, और फोर्थ है इंस्टीट्यूशंस। ये चार लोगों के कॉम्बिनेशन से आपका फाइनेंशियल सिस्टम चलता है और एफिशिएंटली चलता है। फिर है कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड इट बैंक्स, सिक्योरिटीज मार्केट, पेंशन एंड म्यूचुअल फंड्स जो पैसा लाते हैं और पैसा लगाते हैं, इंश्योरर्स, बराबर, ये इन्वेस्टर्स हैं, सारे लोग पैसा लगाते हैं। अब ये इसमें भी दो होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक ऐसे लोग होते हैं जो खुद का पैसा लगाते हैं जिनको अपन इन्वेस्टर्स बोलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरमीडियरीज होते हैं कि वो अपना पैसा नहीं लगाते, छोटे छोटे अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्पज से पैसा कलेक्ट करते हैं और वो खाली नहीं रख सकते, तो वो भी वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सबसे इजी एग्जांपल आएगा म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड क्या है, अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो बस अलग अलग रिटेल या छोटे जो लोग हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स, उनसे छोटा छोटा अमाउंट लेंगे, कलेक्ट करेंगे और कलेक्टिवली वो पैसा उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेंगे, और जो भी रिटर्न वो कमाएंगे वो वापस इन्वेस्टर्स को ही बांटा जाता है। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग नाम होंगे जिनसे पैसा आता है। कुछ लोगों का पैसा खुद का होता है, कुछ लोगों का
किसी और का होता है, तो वो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स बोलते हैं उनको, कि वो किसी और का अल्टीमेट इन्वेस्टर्स का पैसा वो लगाते हैं। समझ में आ रहा है? तो दो ऐसे लोग होंगे, एक होगा इंडिविजुअल खुद जो पैसा लगा रहा है अपने नाम से, इंडिविजुअल खुद, और फिर कुछ होते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। अब ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी पैसा किसका लगाते हैं? अल्टीमेटली इंडिविजुअल का ही लगाते हैं। समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल खुद लगा रहा है तो डायरेक्ट, इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल्स पैसा जमा कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, और वो इंस्टीट्यूशंस वो पैसा मार्केट्स में लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली पैसा तो इंडिविजुअल से ही आ रहा है ना, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? हाउस होल्ड। पैसा पूरा हाउस होल्ड का ही है, डायरेक्ट भी जाता है मार्केट्स में, जो खुद इन्वेस्ट करते हैं, जो खुद नॉलेजेबल है या नॉलेजेबल नहीं है तो भी खुद लगाते हैं पैसा काफी लोग। समझ में आ रहा है? तो खुद जो लगाएंगे वो डायरेक्ट इंडिविजुअल्स आएगा, और जिनको मार्केट्स का नॉलेज नहीं है पर उनको इन्वेस्ट करना है, उसमें से कमाना है, तो वो लोग क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, और इंस्टीट्यूशंस उनके बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और रिटर्न कमा के वापस उन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, तो पैसा इन दो लोगों से आता है। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट है। तो बैंक्स ठीक है, तो बैंक्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मार्केट, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरर्स, बराबर, इंश्योरेंस वालों के पास भी जो पैसा होता है वो अल्टीमेटली मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है, आइडल फंड्स होते हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सेंट्रल बैंक, बराबर, आरबीआई भी पैसा इन्वेस्ट करता है, एज वेल एज रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटीज। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग पर्पज से पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनके पास वो आइडल फंड्स होते हैं, और आइडल फंड्स कोई भी किसी को भी रखना नहीं चाहिए, वो पैसा पास ऑन करना है ऐसे लोगों को जिनको नीड है, और वो आपको फिर कुछ रिटर्न बांटेंगे तो आपको भी कुछ कमाने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग लोग पैसा लगाते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क और प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आउट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग द सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स। मतलब बिना पॉलिसी के, बिना रेगुलेशंस के ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप इसको प्रॉपरली रेगुलेट ना करो तो फ्रॉड्स हो सकते हैं, लोग पैसा लेके वापस नहीं करेंगे, लोग पैसा लेके रिटर्न नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए रेगुलेटर्स और उनके रेगुलेशन, जो पॉलिसी रेगुलेशंस होते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। अब इस पर डायरेक्टली सेबी तो आता ही है, पर काफी जगह पे आरबीआई के गाइडलाइंस भी आएंगे, क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी चीजें फाइनेंशियल सिस्टम में कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। तो आरबीआई के भी इस पे गाइडलाइंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक्स का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है। ठीक है, तो ये पूरा आपका डायग्राम है। तो ये हो गया एक टॉपिक फाइनेंशियल सिस्टम, और एक कैसे पूरा पैसा मोबिलाइज होता है। फिर है कि मार्केट्स, देखो फंडिंग कैसे लाई जाती है, जो मैंने आपको बताया। फंडिंग दो तरीके से लाई जाएगी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तरीका क्या है? मार्केट्स, देने वाले को पता है कि वो किसको दे रहा है, और मिलने वाले को पता है कि किससे मिल रहा है। 1 to 1 डायरेक्ट पहचानते हैं एक दूसरे को, और खुद हो क्या पैसा दे रहे हो, तो वो इसलिए डायरेक्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स। मार्केट्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, अपना पूरा एक चैप्टर उसी के बारे में बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा। और इनडायरेक्ट किसके थ्रू है? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये क्या था? ट्रेडिशनल तरीका था, जो सालों से चले आ रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, पर उसका जो प्रपोर्शन है वो कम होते जा रहा है। बैंक्स के थ्रू थोड़ा सा पैसा कम जाता है, मार्केट जितने एफिशिएंट होंगे, जितना अच्छा होगा, जितना साउंड होगा, उतना ज्यादा पैसा डायरेक्टली मार्केट से फर्म्स ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आज की डेट में एग्जिस्टेंस में है। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या है? फंक्शन, फंक्शंस ऑफ अ गुड फाइनेंशियल सिस्टम। पहला है रेगुलेशन ऑफ करेंसी, कि आपको फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो चीजें एक्सचेंज हो रही है, क्या एक्सचेंज हो रहा है? पैसा एक्सचेंज हो रहा है, मनी, करेंसी, इंडियन रुपीस जो अपना करेंसी है, तो उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और ये रेगुलेशन, ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे, अभी फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो करेंसी रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। फिर है बैंकिंग फंक्शन, कि बैंक क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कहां पैसा दे सकता है, कहां नहीं दे सकता, कहां से पैसा ले सकता है, कहां से नहीं ले सकता। ये सब बैंकिंग फंक्शन भी डिसाइड होने चाहिए, और ये कौन करता है? आरबीआई करता है। फिर है परफॉर्मेंस ऑफ एजेंसी सर्विसेज एंड कस्टडी ऑफ कैश रिजर्व्स। बरोबर, बैंक के पास पैसा होता है, कस्टडी होती है, जो भी रुपये उनके पास जमा होते हैं, और एजेंसी सर्विसेज, बरोबर, बैंक काफी जगह एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, काफी सारे सर्विसेज बैंक आपको देता है एज ए एजेंट। बरोबर, आपने काफी जगह पढ़ा होगा। तो काफी सारे एजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हो। फिर अब आपने अकाउंट से पढ़ा होगा कि बिल रिसीवेबल आपके बिहाफ पे वो जाके कलेक्ट कर सकते हैं, चेक्स की फैसिलिटी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे एजेंसी फंक्शन है।
बैंक गारंटी भी देती है बैंक, बरोबर। तो ये सारे एजेंसी फंक्शन है, आपको मतलब बैंक आपको रिप्रेजेंट करता है, आपका एजेंट होता है उसमें, और उसके लिए वो कमीशन लेता है, ठीक है। बैंक का क्या मतलब है, उसमें कमीशन लेता है, कमीशन की इनकम होती है उनकी। तो ये भी किसका कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करेगा। फिर है मैनेजमेंट ऑफ नेशनल रिजर्व्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, बरोबर। डॉलर्स पाउंड्स जो अपने इंडिया के पास है वो भी, उसको भी रेगुलेट होना चाहिए, उसका भी मैनेजमेंट कैसे होगा कि अपने पास जो इतने सारे बिलियन डॉलर्स ऑफ रिजर्व्स हैं यूएस डॉलर के, वो भी तो पैसा खाली पड़ा है ना, तो वो भी पैसा खाली नहीं रखते, वो भी पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। काफी सदियों से पैसा खाली रखा जाता था, पर अब बाकी कंट्रीज क्योंकि यूज करते हैं, इंडिया ने भी उसको यूज करना चालू किया है, उसको भी मैनेज किया जाता है, उसको भी आइडल नहीं रखा जाता, ठीक है। तो वो भी मैनेज कैसे होगा, ये आरबीआई गाइडलाइन से डिसाइड होगा। फिर है क्रेडिट कंट्रोल, बरोबर। क्रेडिट का मतलब यहां पे क्या है, लोन्स, कि बैंक क्रेडिट कैसे देगी, वो कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। तो आपने आरबीआई चैप्टर में पढ़ा होगा, फाउंडेशन लेवल पे था आपको इकोनॉमिक्स में, कि अलग अलग टाइप से आरबीआई रेगुलेट करता है कि बैंक कैसे क्रेडिट बांटेगा, कितना बांटेगा, उसका जो पूरा क्वांटम है, जो पूरा फ्लो है, वो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से रेगुलेट करता है। तो ये भी आरबीआई का ही पॉइंट है। फिर है एडमिनिस्ट्रिंग फिस्कल नेशनल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बरोबर। ये भी आरबीआई का काम है, पॉलिसी बताना और उसको इंप्लीमेंट करना। फिर है सप्लाई एंड डेवलपमेंट ऑफ फंड्स फॉर प्रोडक्टिव यूज, बरोबर। सप्लाई एंड डेवलपमेंट ऑफ फंड्स, कि कैसे पैसा सप्लाई होगा, कहां इन्वेस्ट होगा, जो मैंने आपको बताया था। सेक्टर वाइज कैप होते हैं कि कितना पैसा कहां सेक्टर में पैसा दिया जाएगा, फिर उसमें भी बाहर का पैसा कितना लग सकता है, एफडीआई के नॉर्म्स होते हैं। तो ये सब होता है सप्लाई एंड डेवलपमेंट ऑफ फंड्स फॉर प्रोडक्टिव यूज। फिर है मेंटेनिंग लिक्विडिटी, बरोबर। रिस्क होता है ना, कि अगर ये बैंक के लिए होता है कि बैंक जितना पैसा आ रहा है सारा का सारा बांट देगा, तो जब जनता को पैसा वापस लगेगा, कि कुछ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ तो फिक्स होते हैं, मेच्योरिटी पे ही विड्रॉ होते हैं, पर जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, तो उसके लिए लिक्विडिटी रखना बहुत जरूरी। यहां पे लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश बैलेंस, या ऐसे सिक्योरिटीज जो कैश में कभी भी आसानी से कन्वर्ट हो पाए, या जो आप कभी भी पैसा विड्रॉ करके लौटा पाओ। जैसे एटीएम में पैसे रखना जरूरी होता है, एटीएम बनाए हैं, कभी भी कोई विड्रॉ कर सकता है, वो फैसिलिटी विड्रॉ करने की देनी पड़ती है, बिकॉज वो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, बरोबर। कभी भी डिमांड किए जा सकते हैं बाय कस्टमर्स, तो आपके पास कुछ एक पैसा हाथ में होना चाहिए जो आप उनको वापस दे पाओ, ठीक है। तो एक रिजर्व मेंटेन करनी पड़ती है लिक्विडिटी के लिए, ताकि जनता को भी आप पैसा कुछ ना कुछ लौटा पाओ जो लोग विड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये सब फंक्शन है गुड फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा तब होगा जब ये सारी चीजें आप करोगे, कंट्री या इकोनॉमी के अंदर ये सब का प्रोविजन होगा, ये सब चीजें करोगे तो ही वो फाइनेंशियल सिस्टम गुड है ऐसा माना जाएगा। फिर है कीज फॉर एंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। ऐसा क्या करे कि अपना फाइनेंशियल सिस्टम ग्रो होते जाए और लॉन्ग टर्म तक ग्रो हो, इसके लिए क्या जरूरी है। नंबर 1, एजुकेशन ऑफ इन्वेस्टर, बरोबर। इन्वेस्टर्स का एडुकेट होना बहुत जरूरी है। सेबी का भी ये बहुत बड़ा टास्क है कि इन्वेस्टर्स को एडुकेट करें। एडुकेट काहे के लिए करें, ताकि वो डिसीजन सही ले पाए, उनको कोई फ्रॉड ना कर पाए, बरोबर। वो सिलेक्ट कर पाए प्रॉपर कि उनको उनका पैसा कहां लगाना चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन ऑफ इन्वेस्टर बहुत जरूरी है, और अलग अलग ढंग से ये किया भी जाता है। और हमारा पूरा एक चैप्टर है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, पूरा एक चैप्टर अपन पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, जो उसमें अपन पढ़ेंगे कि कैसे एडुकेट और प्रोटेक्ट किया जाता है इन्वेस्टर्स को। पर वो अपन सेबी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आरबीआई के भी पॉइंट्स हैं कि आरबीआई डिपॉजिट होल्डर्स या जो भी कस्टमर्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है, और सेबी भी कैसे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन, बहुत ही डिटेल में आएगा। तो एडुकेट करना जरूरी है, तभी वो खुद अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे, कोई उनसे फ्रॉड नहीं कर पाएगा, और स्कीम वीम पूरा वो समझ के पैसा इन्वेस्ट करें। फिर है गिविंग ऑटोनॉमी टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू बिकम एफिशिएंट अंडर द कंपटीशन, बराबर। ऑटोनॉमी दो, कि काफी जो अभी भी बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक्स है, पर अभी भी मेजॉरिटी शेयर जो होता है वो गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो ऑटोनॉमी दो, इंडिपेंडेंस दो, ताकि वो खुद अपना काम कर पाए और कॉम्पीट कर पाए, बराबर। रेगुलेशंस आप बहुत ज्यादा रखोगे तो उस चक्कर में क्या होगा, एफिशिएंसी नहीं आ पाती। एफिशिएंसी कब आएगी, जब कंपटीशन होगा, बराबर। कट थ्रोट कंपटीशन होगा और आप अच्छे सर्विस अफोर्डेबल प्राइस पे देने की सोचोगे, ठीक है। फिर है कंसोलिडेशन थ्रू मर्जर, बराबर। बहुत सारे जब प्लेयर्स होते हैं, कचरा जब हो जाता है कोई भी इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा प्लेयर्स हो जाते हैं, तो मर्जर होते हैं, बराबर। उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। दो बिजनेस मर्ज होके बड़ा बिजनेस बनता है, ताकि वो और अच्छे से एफिशिएंटली सर्विस दे पाए, ठीक है। तो काफी सेक्टर्स में कंसोलिडेशन भी होता है मर्जर के थ्रू, बराबर।
फिर एक फैसिलिटेटिंग एंट्री ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस टू ऐड डेप्थ टू द मार्केट, मतलब पूरा उल्टा पॉइंट है कि बहुत ज्यादा लोग हो जाएं तो कंसोलिडेट कर लो, प्लेयर्स कम करो ताकि अच्छे से आप सर्विस दे पाओ। और अगर बहुत प्लेयर कम है, ऐसा कोई मार्केट है जिसमें प्लेयर्स बहुत कम है, तो मोनोपोली का एलिमेंट आ जाता है, तो उसमें नए प्लेयर्स ऐड करना जरूरी होता है ताकि डेप्थ हो। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना डेप्थ आता है, उतना कंपटीशन बढ़ता है और उतना सर्विसेज अच्छी और समय पे और अफोर्डेबल कॉस्ट पे कंज्यूमर्स को दी जाती है। ठीक है, तो इन्हें अलग अलग मार्केट्स के एंगल से दिया है कि जहां लोग ज्यादा हैं वहां कंसोलिडेशन करो मर्जर के थ्रू, और जहां लोग कम है उसमें नए लोग आने चाहिए ताकि डेप्थ बढ़े। ठीक है, ज्यादा प्लेयर्स हो। फिर है मिनिमाइजिंग द रेगुलेटरी मेजर्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन, बराबर, कि रेगुलेटरी मेजर्स क्या करो, मिनिमाइज करो, मतलब खुद ही लोग कर पाए, ऑटोमेट हो, आपको बार बार दखल अंदाजी न करना पड़े, बराबर, आप सिर्फ गवर्न करो, रेगुलेट मत करो। रेगुलेट करने की जरूरत कम ही पड़नी चाहिए, जितना आप ज्यादा रेगुलेट करोगे लोग उतना ज्यादा इरिटेट करते हैं और उतना बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो मिनिमाइज करो रेगुलेटरी मेजर्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन, बराबर, मार्केट को सेगमेंट करो, मतलब डिवाइड करो प्रॉपर और कंट्रोल करो। तो ये 5 चीजें जरूरी हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हो कि आपका फाइनेंशियल मार्केट या सिस्टम ग्रो हो। ठीक है, तो 5 चीजें क्या है? पहला, इन्वेस्टर को एडुकेट करो, जो कि एक लॉन्ग टर्म देखो विजन है। एक दिन में, एक साल में तो आप पूरा एडुकेट नहीं कर पाओगे ना, ये कंटिन्यूस एफर्ट होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके एडुकेट करते रहो, ताकि धीरे धीरे जो ये परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो एडुकेटेड हैं ये धीरे धीरे बढ़े। ठीक है, तो एक कंटिन्यूस एफर्ट है कि एडुकेट करो इन्वेस्टर्स को, ऑटोनॉमी दो इंस्टीट्यूशंस को ताकि वो कम्पीट करें, अच्छे से सर्विस दें, कंसोलिडेट करो जहां पे लोग ज्यादा हैं मर्जर के थ्रू, जहां लोग कम है वहां नए पार्टिसिपेशंस, न्यू प्लेयर्स आने चाहिए ताकि उस मार्केट का डेप्थ बढ़े। और फिर था रेगुलेटरी जो मेजर्स है वो आप मिनिमाइज करो। ठीक है, तो ये पूरा था फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। और इस पे क्वेश्चन आ चुका है, देखो क्या है, A well-functioning securities market is conducive to sustained economic growth, बराबर, एक अच्छा सिक्योरिटी मार्केट है, एक अच्छा सिक्योरिटीज मार्केट है तो उससे सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। तो ये आपको समझाना है कि कैसे, बराबर। तो इसको पूरा जो मैंने ऊपर डायग्राम बताया था ये आपको समझाना है कि अगर आपका सिक्योरिटीज मार्केट बहुत एफिशिएंट है तो मतलब लोगों का जो पैसा है जो आइडल था वो आप बहुत आसानी से, बहुत फास्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे लोगों तक आप पहुंचा सकते हो जिनको पैसे की नीड है। और अगर ऐसा हो गया तो इससे क्या फायदा होगा, लोगों को जिनको पैसा है, जिनको बिजनेस करना है, जिनके पास आइडियाज है, जो रिस्क ले सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको पैसा अगर मिलेगा तो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे तो कमाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, सर्विसेज देंगे, तो इससे जीडीपी बढ़ेगा, बराबर। और जीडीपी बढ़ेगा तो वही क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे काउंट होती है, जीडीपी से। तो जीडीपी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, बराबर, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको लगता है पैसा, और वो पैसा कहां से आता है, ये मार्केट से। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पूरी लिंक आपको समझानी है कि एफिशिएंट मार्केट है तो मतलब जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा आसानी से मिल जाता है। अगर एफिशिएंट मार्केट है तो पैसा मिल गया तो क्या होगा, बिजनेसेस बढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे और वो नए नए बिजनेस खोलेंगे और इससे वो गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करेंगे। और अगर गुड्स और सर्विसेज ज्यादा मैन्युफैक्चर होंगे तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपरली उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क का आता है कमेंट ऑन द फॉलोइंग, मतलब 4 से 5 पॉइंट काफी होंगे। एग्जैक्ट 3 मत लिखना, थोड़ा 1-2 पॉइंट ज्यादा ही लिखो, उसको प्रॉपरली डिवाइड करके ये करो। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर कैसे बताया आपको कि पहले अगर मार्केट एफिशिएंट है तो इसका मतलब क्या है वो लिखना है कि पैसा बहुत आसानी से मोबिलाइज हो सकता है, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर वो पैसा फर्म्स तक पहुंच गया तो वो नए नए बिजनेस खोलेंगे, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, इससे अल्टीमेटली क्या होगा, गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और अगर गुड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, और कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा मतलब इकोनॉमी ग्रो होगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा लिखते जाओ, बाद में याद नहीं आएगा, ऐसे पॉइंट्स लिखते जाओ, साइकिल बनाओ, ऐसा कोई डायग्राम बना लो और ये ऐसा होगा। अब इसमें घूम फिर के काफी सारे लाइंस आते हैं पर लिखना सब में यही है, कंसेप्ट बस इतना ही है कि हाउस होल्ड से कैसे पैसा फर्म्स तक पहुंचे, और फर्म्स तक पहुंच गया तो बस वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगेगा, उससे कंट्री आगे बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सर्विसेज बढ़ेगी और कंट्री का जो ग्रोथ है वो होगा और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था कमेंट ऑन द फॉलोइंग। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या क्या है तो उसको 2 में डिवाइड किया गया है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। 2 है, पहला है फाइनेंशियल मार्केट्स
बरोबर, मार्केट्स, फिर है प्रोडक्ट्स और फिर है पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तीन है एक्चुअली, मैंने दो में डिवाइड किया है। तीन नाम है, पहला मार्केट्स जो अपन पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं मार्केट्स। सेकेंड है प्रोडक्ट्स कि मार्केट्स पैसा लेगा कैसे, प्रोडक्ट के थ्रू ही लेना पड़ेगा ना, कुछ तो प्रोडक्ट आपको इशू करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा, और वो प्रोडक्ट के बहाने आपको पैसे लेने। तो प्रोडक्ट्स का यहां क्या मतलब है, सिक्योरिटीज। प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है, सिक्योरिटीज। इसका भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। क्या पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंड चैप्टर ये। और फिर है मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये भी पूरा एक चैप्टर है। मार्केट इंटरमीडिएट्स कि मार्केट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ये जो सेविंग है इसको इन्वेस्टमेंट बनाने में बहुत लोगों का हेल्प लगता है, बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन लगता है, और वो भी एक मार्केट के मतलब सिस्टम के पार्ट है। जितने ज्यादा इंटरमीडिएट्स होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतना जल्दी पैसा लोगों तक मतलब फर्म्स तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ऐसे तीन लोग हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं कि मार्केट्स क्या है। मार्केट्स में देखो बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, अलग लोग अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कि मार्केट्स एक डेवलपिंग कंसेप्ट है। खासकर इंडिया में बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, बहुत अलग अलग टाइप के मार्केट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ दिए हैं, और भी मैं बहुत सारे बताते जाऊंगा। बुक्स में अब जितना दिया है आपको मैं उतना ही बताऊंगा, पर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या हो रहा है वो भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो देखिए, पहला है कैपिटल मार्केट, सबसे मेन, जिसमें आप कैपिटल लेते हो। ये कैपिटल को मैं अकाउंट्स के कैपिटल से लिंक करूंगा। अकाउंट्स जिन्होंने पढ़ा है वो उन्होंने पढ़ा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, उन्होंने पढ़ा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स जो बिजनेस में लगता है, कुछ ओनर का होता है, कुछ आउटसाइडर्स का भी होता है। ठीक है, जो बिजनेस में जो भी पैसा लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये वो वाला कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब भले ओनर का हो या आउटसाइडर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा कहां लग रहा है, बिजनेस में लग रहा है, उसी से आप पूरा बिजनेस चला रहे हो और उससे आप कमा रहे हो। तो ये कैपिटल कहां से आता है, कैपिटल मार्केट से। और अगर आपको शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए तो वो आता है मनी मार्केट से, जो करंट लाइबिलिटीज में आता है। समझ में आ रहा है, अकाउंट से लिंक करो, क्योंकि मैं अकाउंट्स भी पढ़ाता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि कैपिटल मार्केट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, और शॉर्ट टर्म जो होता है करंट लाइबिलिटीज वो आता है मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म अगर आपको कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है एक दिन से लेके एक साल तक, तो आप मनी मार्केट से पूरी कर सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए तो फिर आप कहां जाते हो, कैपिटल मार्केट्स। उसमें इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, उसमें इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है। ठीक है, दोनों टाइप के कैपिटल्स होते हैं, और इसीलिए उसमें दो सेगमेंटेशन है, इक्विटी और बॉन्ड मतलब डेट मार्केट। ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, डेट मार्केट यानी बॉन्ड्स भी होते हैं। तो ऐसा ये क्लासिफिकेशन है। ये हो गया पैसों का, मनी का मतलब मार्केट, जहां से आप पैसा बोरो करते हो, पैसा लेते हो बिजनेस के लिए। अब जो अभी आया है एमसीएक्स, बराबर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कमोडिटी मार्केट, वहां पे क्या ट्रेड होगा, कमोडिटी ट्रेड होंगे। समझ में आ रहा है, यहां मार्केट्स में क्या ट्रेड होता है, सिक्योरिटीज, यानी इसीलिए इसको एक और नाम क्या देते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट। तो सिक्योरिटीज मार्केट एक हो गया, उसका है, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। फिर होता है कमोडिटी मार्केट, जिसमें कमोडिटी ट्रेड होते हैं। फिर अब बहुत सारे जो मार्केट्स में बताते जाता हूं, एक आपने सुना होगा फॉरेक्स मार्केट, जिसमें फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड होता है। समझ में आ रहा है, तो फॉरेक्स मार्केट भी होता है। गोल्ड मार्केट होता है, जहां गोल्ड या बुलियन मार्केट बोलते हैं, गोल्ड, रॉ गोल्ड, उसमें वो ट्रेड होता है। डायमंड्स मार्केट होता है, बरोबर। ऐसे अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं। मतलब इसमें देखो बहुत स्कोप है, जहां भी कोई एक पर्टिकुलर चीज एक्सचेंज हो रही है, फॉर प्राइस चेंज हो रही है, तो उसको आप मार्केट बोल सकते हो। सब्जी मार्केट भी होता है, जहां सब्जियां मिलती हैं, वो भी एक मार्केट है। कंसेप्चुअली दोनों सेम है, सिर्फ वो बहुत छोटे लेवल पे है, डोमेस्टिकली लेवल पे होता है, ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, बस इतना ही फर्क है। सब्जी भी एक मार्केट, सब्जी मार्केट भी मार्केट ही है, वहां पे भी सेम कंसेप्ट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मार्केट है। देखो कमोडिटी मार्केट, फिर अभी जो ये आ रहा है क्या बोलते हैं, कार्बन ट्रेडिंग भी होता है। कार्बन ट्रेडिंग भी आप ईसीएल में पढ़ोगे, तो कार्बन क्रेडिट्स को भी ट्रेड किया जा सकता है, वो भी एक मार्केट बन गया है। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट आप रियल लाइफ में देखोगे, अलग अलग टाइप के मार्केट्स हैं। दो तीन नाम आप भले लिख लो, फॉरेक्स मार्केट लिख लो आप, फॉरेक्स मार्केट जहां पे फॉरेन करेंसी होती है। गोल्ड या बुलियन मार्केट होता है, बरोबर। डायमंड का मार्केट होता है अलग से, डायमंड्स ट्रेड होता है वहां पे। तो ऐसे अलग अलग मार्केट्स हैं, और अलग अलग चीजें यहाँ पे डील की जाती हैं और बाय सेल की जाती हैं। अलग अलग पार्टिसिपेंट्स आते हैं, बायर और सेलर। ठीक है, तो ये हो गया ओवरव्यू। आगे बढ़ते हैं। अब इसके दो और सेगमेंटेशन होते हैं, दो और तरीके से आप इसको देख सकते हो। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। कि कैसे डील करोगे, लोग तो दो ही हैं, पर आप कैसे डील करोगे। तो पहला मार्केट होता है प्राइमरी मार्केट, जहां से कंपनी यानी फर्म जाके इन्वेस्टर से पैसा लेती है फर्स्ट टाइम जब आप पैसे ले रहे हो इन्वेस्टर से, सिक्योरिटीज के थ्रू या जो भी जिसके भी थ्रू आप ले रहे हो,
तो वो होता है प्राइमरी मार्केट, बराबर, जहां से पैसा आता है, सिक्योरिटीज इशू की जाती है और पैसा लिया जाता है। और फिर जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, अगर उसको सिक्योरिटी बेच के पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो अगर वो कंपनी से मांगेगा तो कंपनी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे आप पैसा दे रहे हो आज, अगले दिन ही पैसा वापस मांगने आ गए, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप इक्विटी दे रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल दे रहे हो, तो अगर आप लॉन्ग टर्म पैसा दे रहे हो तो आप वापस नहीं मांग सकते। पर अगर किसी को नीड पड़ी तो बेचारा क्या करेगा, तो उनके लिए क्या बनाया गया है, सेकेंडरी मार्केट, कि अगर आपको एग्जिट होना है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप शेयर्स बेचना चाहते हो, तो आप कंपनी को वापस मत दो, कंपनी का बिजनेस कम हो जाएगा, उसको पैसे वापस देने पड़े तो उनका बिजनेस डिस्टर्ब होगा। तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाओ, वहां आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको खरीदना है, आपको बेचना है, उनको खरीदना है। तो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन कहां होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इशू हो चुके हैं सिक्योरिटीज, कौन से बेचे जा रहे हैं, जो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। कहां इशू हुए थे पहली बार, प्राइमरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती है। कौन इशू कर रहा है, कंपनी इशू कर रहा है। किसको दे रहा है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को दे रहा है। और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है वो बाद में अगर एग्जिट लेना चाहे तो वो कहां जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में। और वो सेकंड थर्ड या जो भी बाद के इन्वेस्टर्स हैं उनको वो दे सकता है। कौन से प्राइस पे देगा, जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा। तो ऐसे दो टाइप के मार्केट है, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी में देखो कौन कौन है, प्राइमरी में फर्म है और डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है। फर्म यानी कंपनी इन्वेस्टर्स से पैसा ले रही है और सिक्योरिटीज दे रही है, तो ये कौन सा मार्केट हो गया, प्राइमरी। और फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर न्यू इन्वेस्टर को दे रहा है, इसको मैं नाम क्या दूंगा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, सिक्योरिटीज उसके पास है, और फिर वो न्यू इन्वेस्टर को बेच रहा है। मतलब सिर्फ चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है, इन्वेस्टर का नाम चेंज हो रहा है। कंपनी को देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, कंपनी के पास पैसा ऑलरेडी जा चुका है। अब कंपनी किसी को पैसा लौटा नहीं रही है, क्योंकि वो इक्विटी है, वो आपको कब देंगे, जब कंपनी बंद होती है। समझ में आ रहा है। तो ये सेकेंडरी मार्केट देखो किसके लिए होता है, एग्जिट ऑप्शन के लिए। सेकेंडरी मार्केट किसके लिए होता है, एग्जिट ऑप्शन। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर एग्जिट करना है, उनको पैसे का रिक्वायरमेंट है, उनको शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन से मार्केट में जाएंगे, सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो ये तरीका है। यहां पे न्यू सिक्योरिटी इशू होती है, बराबर। यहां पे एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज हैं वो बाय सेल होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम रिपीट हो गया है। ठीक है, तो एक ही डायग्राम है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका डिस्टिंक्शन भी आगे पढ़ेंगे, प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। नीचे है, मैं पढ़ लेता हूं, चलो आ जाओ उस पे नीचे। ये है, 2 पेज आगे आ जाओ, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। ठीक है, क्या है, देखो क्या फर्क है। डेफिनेशन, इट इज अ मार्केट फॉर दोज इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। बराबर, किसी को, कंपनी को या फर्म को फर्स्ट टाइम मतलब कुछ सिक्योरिटी इशू करके पैसा बोरो करना है, तो फिर वो कौन से मार्केट में जाता है, प्राइमरी मार्केट। और फिर है सेकेंडरी मार्केट में, दिस मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर सेल और परचेस ऑफ ऑलरेडी इशूड, प्लेटफॉर्म फॉर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज इन द स्टॉक मार्केट बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। ठीक है, कंपनी यहां पे पार्टिसिपेट नहीं करती, सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर न्यू इन्वेस्टर को बेचता है, यानी सिर्फ इन्वेस्टर्स का नाम चेंज होगा, कंपनी के पास पैसा ऑलरेडी जा चुका है और उनको सेकेंडरी मार्केट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब पैसों का, ब्रांडिंग का, वैल्यूएशन का, वो सब फर्क पड़ता है। अपन देखेंगे कि सेकेंडरी मार्केट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहां सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन होते हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट। इन द प्राइमरी मार्केट एन इन्वेस्टर कैन मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। बरोबर, प्राइमरी मार्केट में आप डायरेक्टली किससे डील कर रहे हो, कंपनी से। और सेकेंडरी मार्केट में आप किससे डील कर रहे हो, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से। तो वो दिया है, कैन मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी एंड इन टर्न कंपनी अलॉट सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट आप किससे डील करते हो, कंपनी से। फिर इन सेकेंडरी मार्केट एन इन्वेस्टर कैन बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम अ सिक्योरिटी होल्डर वाया स्टॉक एक्सचेंज। इट मीन्स नो डायरेक्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द इन्वेस्टर। तो अलॉटमेंट कुछ भी नहीं होता, ऑलरेडी अलॉटेड, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी आपको सेल की जाती है। समझ में आ रहा है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, अलॉटमेंट होता है, और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेल होता है। ये फर्क है, समझ में आ रहा है। यहां क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, अलॉटमेंट कौन करता है, कंपनी। और यहां क्या होता है, सेल, सेल कोई भी कर सकता है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सेल करेगा। और फिर एग्जाम्पल, पब्लिक इशू ऑफ कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स वाया आईपीओ। बराबर, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो जब भी आप कंपनी मार्केट में जाके इन्वेस्टर से पैसा लेगी, वो होता है पब्लिक ऑफर, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और सेकेंडरी मार्केट्स पे जो भी ट्रेड्स होते हैं, जिसको अपन स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज दैट इज
बीएसई एनएसई आपने सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे स्टॉक का ट्रेडिंग होता है, बाय सेल होता है शेयर्स का यानी स्टॉक का। स्टॉक क्या होता है ये भी आपने पढ़ा है। स्टॉक क्या होता है, बंडल ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या इशू करती है, शेयर्स इशू करती है और शेयर्स को बाद में स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है और मार्केट्स में क्या ट्रेड होता है, स्टॉक ट्रेड होता है। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज शेयर्स ट्रेड नहीं होते, उसका बंडल बनाया जाता है और बंडल को क्या बोलते हैं, स्टॉक, और इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हो गया बैकग्राउंड। तो ये हो गया प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। आगे आते हैं, वापस आ जाओ, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब है फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स का रोल क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट द एफिशिएंट ट्रांसफर, बरोबर, एफिशिएंट होना चाहिए मतलब फास्ट, अच्छे से, मतलब बिना कोई मतलब लूप होल के, बिना कोई वीकनेस के, और बहुत ही फास्ट ट्रांसफर होना चाहिए, तब जाके वो मार्केट एफिशिएंट है ऐसा माना जाएगा। एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ क्या, आइडल रिसोर्सेस, बराबर, पैसा जो खाली पड़ा है लोगों के पास, आइडल रिसोर्सेस टू अदर्स हु हैव नीड ऑफ सच रिसोर्सेस, बराबर, यानी फर्म्स को पैसा मिलेगा। इट चैनलाइजेस सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट, बराबर, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कौन करता है, मार्केट्स। ये मतलब आपको मतलब हेल्प करते हैं कि आप सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर पाओ और इन्वेस्टमेंट फिर प्रोडक्टिव जगह पे यूज किया जाएगा। द फाइनेंशियल मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विच डिपेंड्स ऑन द रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कितना सेविंग हो रहा है और फिर जो सेविंग हो रहा है उसका कितना पार्ट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ये रेट्स पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है, रेट्स मतलब प्रपोर्शंस, कि कमाई का कितना हिस्सा सेव हो रहा है और सेविंग का कितना हिस्सा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो पा रहा है, बरोबर। तो अगर कंट्री में 10,000 करोड़ सेव हो रहा है पर 10,000 करोड़ इन्वेस्ट भी तो होना चाहिए ना, तभी वो 10,000 करोड़ की सेविंग का कोई बेनिफिट होगा इकोनॉमी को। अगर 10,000 करोड़ में से सिर्फ 500 करोड़ ही इन्वेस्ट हो रहा है तो देखो वो 9,500 जो बच्चे हैं वो अभी भी देखो अनप्रोडक्टिव पड़े, तो सेव करके क्या फायदा अगर वो इन्वेस्ट नहीं हो पा रहे। तो गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो 9,500 लोगों के घरों में पड़े हैं वो अब बैंक के पास आ जाए। समझ में आ रहा है। तो अभी हाल ही में जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो काफी लोगों ने उनको फ्लॉप बताया। तो मेरा ऐसा नजरिया है, या मेरा या जो भी इस सेक्टर में डील करते हैं जो जानकार लोग हैं उनका यही मानना है कि जो घरों में पड़ा था पैसा, जो घरों में पड़ा था ब्लैक मनी था, अब वो देखो व्हाइट मनी हो गया, मतलब वो बैंक के पास आ गया। अब वो बैंक क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, मतलब वो बिजनेसमैन तक पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो काम आ ही जाएगा। भले टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाया कि इंडिया में काफी होशियार लोग हैं, उन्होंने फायदा तो ले लिया, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया, पर वो व्हाइट हो गया, मतलब वो बैंक में आ गया है और बैंक अब वो वापस तो करेगी पर इन्वेस्ट करेगी। अब सारे लोग पूरा पैसा तो विड्रॉ नहीं करेंगे ना कहीं बैंकिंग के पास चैनल में पैसा ज्यादा आ गया और वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट यानी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, प्रोडक्टिव बिजनेसेस को वो दिया जाएगा आगे चल के। तो इससे कहीं ना कहीं जीडीपी में फायदा होगा और वो दिख भी रहा है। क्वार्टरली जीडीपी का अगर आपने डेटा देखा होगा तो क्वार्टरली जीडीपी हर क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रो हो रहा है डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिख रहा है कि पैसा बैंक के पास आ चुका है और बैंक से अब वो बिजनेस को पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक्स का फायदा हो गया डिमोनेटाइजेशन से। भले टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ, जो इंटेंशन था ब्लैक मनी का जो भी उन्होंने बोला था, चलो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं जीडीपी में इंपैक्ट इसका जरूर पड़ेगा और बैंकिंग के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया। तो ये था रेट्स ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट। जितना अच्छा रेट होगा उतना लोग अट्रैक्ट होंगे और उतना वो रेडी होंगे कि सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट इन विच पीपल ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, जिसको प्रोडक्ट्स बोला गया है बार बार, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी एट अ लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। बराबर, एफिशिएंट मार्केट की खासियत क्या है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होता है, कि ट्रांजेक्शन फास्ट होता है और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। तो जो कॉस्ट लगता है ट्रांजेक्शन का वो सबसे कम होता है, लीस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एंड एट प्राइसेस दैट रिफ्लेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा आपने, डिमांड सप्लाई से ही सारे मार्केट रेट्स डिसाइड होते हैं। सिक्योरिटीज इंक्लूड स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कमोडिटी। ये सारे चैप्टर्स है अपने, बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज जो ट्रेड होता है मार्केट में वो सब अपन पढ़ेंगे, पूरा अपना चैप्टर है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले अपन। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर्स के नाम है एक्चुअली। फिर है फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस विच फैसिलिटेट्स नंबर 1 रेजिंग ऑफ कैपिटल। बरोबर, कैपिटल मार्केट्स में क्या हो रहा है, पैसा रेज हो रहा है, मतलब पैसा प्रोडक्टिव लोगों तक पहुंच रहा है। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ रिस्क, जिसको अपन यहां बोलेंगे डेरिवेटिव मार्केट। बरोबर, ट्रांसफर ऑफ रिस्क, रिस्क एक इंसान दूसरे पे ट्रांसफर करता है,
क्यों ट्रांसफर करता है? क्योंकि वो मतलब हेजिंग बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलेंगे? हेजिंग, हेज करना। हेज करना मतलब रिस्क को कवर अप करना। तो बिजनेस के दौरान आप अलग अलग रिस्क मतलब आपको फेस करने पड़ते हैं। जैसे इंश्योरेंस क्या है, एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से क्या होता है? अगर आपने स्टॉक को इंश्योर कराया, स्टॉक को इंश्योर क्यों कराते हैं? रिस्क है, जल जाएगा, चोरी हो जाएगा। तो अगर ये हो गया तो आपको पैसा कहां से मिल जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी से। तो आपने क्या किया? इंश्योरेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ रिस्क है ना। किसी का पैसा, कैपिटल तो रेज नहीं हुआ, बस रिस्क आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया। इंश्योरेंस कंपनी आपका रिस्क क्यों ले रही है? प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है आपने। समझ में आ रहा है? तो यही सब होता है डेरिवेटिव मार्केट में। बिजनेस के रिस्क आप किसी और को ट्रांसफर करते हो फॉर अ प्रीमियम। ठीक है, तो यहां लिख दो एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ रिस्क का एग्जाम्पल क्या है? इंश्योरेंस। ट्रांसफर ऑफ रिस्क का एग्जाम्पल लिख लो, इंश्योरेंस। फिर है ट्रांसफर ऑफ लिक्विडिटी, बरोबर। जो शॉर्ट टर्म आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है, मेरे पास 2 दिन के लिए 100 करोड़ पड़ा है, 2 दिन के लिए मेरे पास 100 करोड़ है, सोचो। और मुझे अगर पता चल जाए कि 2 दिन के लिए एक इंसान को 100 करोड़ चाहिए, तो सोचो 2 दिन में भी मैं कमा सकता हूं 100 करोड़ रुपया। बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पकड़ूं तो भी 2 दिन का इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आता है लिक्विडिटी, कि शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी की नीड्स है, शॉर्ट टर्म 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, किसी के पास 1 हफ्ते के लिए खाली पैसा है और 1 हफ्ते के लिए किसी को पैसा चाहिए, तो सोचो अगर वो मैच हो जाए तो लिक्विडिटी की नीड जो है, शॉर्ट टर्म जो 1-2 दिन का लिक्विडिटी का नीड है लोगों का, वो पूरा हो जाएगा। और बिजनेस में आप खुद सोचो कितना होता है। अगर कोई भी प्रैक्टिकल, अगर आप बिजनेस कर चुके हो या फैमिली बिजनेस आपने देखा होगा, तो बिजनेस में शॉर्ट टर्म गैप आता ही है कि आपको कस्टमर से पैसा आने वाला है, पर वो आने वाला है अगले हफ्ते, पर आपको क्रेडिटर को आज ही पैसा देना है, तो आपको सिर्फ 1 हफ्ते के लिए पैसा चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन थोड़ी ले सकते हो, लोन लेना पड़ता है 3 महीने 6 महीने। आप क्या करोगे? आपको सिर्फ 1 हफ्ते के लिए पैसा चाहिए, 1 हफ्ते के बाद आपको पैसा मिलने वाला है। तो ये होता है लिक्विडिटी नीड्स, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स। तो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पड़ा है 1 हफ्ते के लिए, तो अगर वो अपना मैच हो जाए, नीड मैच हो जाए, तो अपन वो भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जिसको चाहिए उसका भी काम हो गया और जिसके पास खाली पड़ा है उसका भी काम हो गया, उसको भी कुछ ना कुछ कमाने को मिल जाएगा। तो ये फायदा है। तो इसको अपन बोलेंगे लिक्विडिटी नीड्स। और लिक्विडिटी नीड्स कहां से पूरी होती है? मनी मार्केट से। पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे अपन बहुत डिटेल में, बराबर। शॉर्ट टर्म नीड, इसको क्या बोलूंगा मैं? शॉर्ट टर्म नीड। और फिर है इंटरनेशनल ट्रेड, बरोबर। इंटरनेशनल ट्रेड यानी करेंसी मार्केट्स, यानी फॉरेन एक्सचेंज आप ट्रेड कर सकते हो, इंटरनेशनली गुड्स भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग मार्केट्स का देखो काम है, अलग अलग मार्केट्स का फंक्शन अलग अलग होता है। कुछ कैपिटल रेज करने के लिए होता है, कुछ रिस्क ट्रांसफर करने के लिए होता है, कुछ लिक्विडिटी ट्रांसफर करने के लिए होता है, और कुछ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है। ठीक है, द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ऐसे 2 क्लासिफिकेशन है। शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट्स। सिंपल। और इस पे देखो कमेंट इन द फॉलोइंग आ गया कि सिक्योरिटीज मार्केट एनहांस द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बरोबर। कि अगर आपका सिक्योरिटीज मार्केट अच्छा है तो उससे आपके इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। पेस मतलब स्पीड बढ़ती है। तो अब भी मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर सिक्योरिटीज मार्केट है, अच्छे हैं, तो क्या होगा? सेविंग ज्यादा होगी और वो पूरी सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी। वो ऐसे लोगों को दी जाएगी जो प्रोडक्टिव यूज करेंगे और वो गुड्स या सर्विसेज बनाएंगे, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। मतलब आंसर पूरा सेम लिखना है। देखो सेम लाइन अलग अलग बनेगी, पर आपको क्या करना है? मार्केट्स का क्या फायदा है, मार्केट्स का रोल क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में, आपको समझाना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझाना है। सेव होगा तो इन्वेस्ट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो लिखना पूरा सेम है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब है देखो मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट मीन्स अ मार्केट वेयर बोरोवर्स एंड लेंडर एक्सचेंज शॉर्ट टर्म, बराबर। ये जब भी मनी मार्केट नाम आए तो आपको माइंड में क्या आना चाहिए? शॉर्ट टर्म। ये हमेशा शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है, लिक्विडिटी नीड्स। तो वो दिया है नॉट मोर देन 1 ईयर टू सॉल्व देयर लिक्विडिटी नीड्स, बराबर। लिक्विडिटी का मतलब ही क्या है? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म नीड जो है पैसों की, वो आपकी कहां पूरी होगी? मनी मार्केट में। यानी मनी मार्केट में ऐसे लोग जाएंगे जिनको शॉर्ट टर्म पैसा देना है या शॉर्ट टर्म पैसा लेना है। कुछ समझ में आ रहा है? शॉर्ट टर्म पैसा लेना है या शॉर्ट टर्म पैसा देना है,
ऐसे प्रकार के लोग, ऐसे टाइप के नीड वाले लोग इस मार्केट को अप्रोच करेंगे। तो ये लिक्विडिटी नीड है। इट इज द मार्केट वेयर मनी इज बीइंग ट्रेडेड एज अ कमोडिटी, बराबर, पैसा एक कमोडिटी है जो लिया दिया जाएगा टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट, बराबर। गवर्नमेंट को भी पैसा लगता है शॉर्ट टर्म, बैंक को भी लगता है, बराबर। बैंक के पास भी पैसा कम पड़ता है कभी कभी कि विड्रॉ करने के लिए लोग ज्यादा आ गए, तो एटीएम में पैसा कम पड़ रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म 1 या 2 दिन का लिक्विडिटी नीड बैंक का भी होता है, तो वो दूसरे बैंक से भी लेता है। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, आरबीआई से भी मिलता है। तो मनी मार्केट भी अगर अच्छा है तो बैंक्स डायरेक्ट मनी मार्केट से भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब होगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अब क्या क्या है, ये सब पूरा डिटेल में है, मैंने आपको अभी बता दिया। मनी मार्केट पूरा एक चैप्टर है, पूरे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, बहुत फीचर्स पढ़ने वाले हैं अपन। जितना हुआ मैं अभी बता दूंगा, बट आगे पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो पहला है ट्रेजरी बिल, ये इशू करता है आरबीआई, बराबर। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, बराबर, ये कंपनीज इशू करते हैं, कॉर्पोरेट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये भी बैंक्स या कोई भी इशू कर सकता है। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म होते हैं, लेस देन 1 ईयर। फिर है डोमेस्टिक मनी मार्केट इन इंडिया इज मिबॉर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, बराबर। तो ये जो रेट चलता है डोमेस्टिक मार्केट में वो होता है मिबॉर, मुंबई इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, बराबर। मिबॉर यानी मुंबई में नॉर्मली, मतलब ऑन एन एवरेज मुंबई में एक बैंक दूसरे बैंक को क्या रेट पे पैसा देता है, वो होता है मिबॉर। क्या होता है मिबॉर? ऑन एन एवरेज वो एक बैंक दूसरे बैंक को क्या रेट पे पैसा देती है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, मतलब शॉर्ट टर्म पैसा। जैसे एक बैंक दूसरे बैंक को 7 दिन के लिए पैसा दे रही, तो क्या रेट पे दे रही, वो होता है मिबॉर। अलग अलग बैंक्स का एवरेज, तो मुंबई के अंदर, ठीक है, मुंबई का, इसलिए मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। वेयर एज लिबॉर इज एन इंटरनेशनल मनी मार्केट विच डिसाइड्स द इंटरेस्ट रेट, बराबर। लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, बराबर, लंदन का इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज रेट है, और इंडिया में क्या रिकॉग्नाइज है, मिबॉर, ठीक है। तो मनी मार्केट इंडिया में कैसे चलता है, मिबॉर, और इंटरनेशनल मनी मार्केट कैसे चलता है, लिबॉर, ठीक है। मतलब ये सिर्फ रेट एक्सप्रेस करने के लिए होता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपका एक कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। इसी को देखो, हाँ, ये नाम दिया है बेंचमार्क, इसको क्या बोलते हैं, बेंचमार्क। अब ये बेंचमार्क का क्या कंसेप्ट है, जैसे अगर मुझे मेरे मनी मार्केट का इंटरेस्ट रेट रखना है, यानी मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और मेरा एक्चुअल रेट है 8%, ठीक है, मेरा एक्चुअल ट्रांजैक्शन का एक्चुअल रेट है 8%, पर मुंबई इंटरबैंक रेट चल रहा है 6%। समझ में आ रहा है? मुंबई का इंटरबैंक रेट क्या चल रहा है, 6%। इसी को अपन एक्चुअली बोलेंगे फ्लोटिंग रेट। 2 टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, आपने सुना होगा, फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट। ये जो मिबॉर लिबॉर जब भी वर्ड आता है, ये किसके लिए आता है, फ्लोटिंग रेट्स के लिए। तो ये कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, कैसे बेंचमार्क किए जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेरा रेट है एक्चुअल 8%, फ्लोटिंग रेट रहेगा, लेकिन आगे चल के वो फ्लोट होगा, जो मार्केट का रेट है वैसे ही मेरा रेट चेंज होगा। तो इसको लिंक किया जाता है मार्केट से, तो इसको मैं बोलूंगा मिबॉर, जो कि उस वक्त कितना चल रहा है, 6%, और मैं लिख दूंगा मिबॉर प्लस 2%, कि जो भी मिबॉर का रेट होगा प्लस 2% ये अपना रेट होगा। अब कल जाके 6 का 6.5 हो गया, तो मुंबई का इंटरबैंक रेट, तो 6.5 प्लस 2 यानी आपका रेट हो जाएगा 8.5। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो बेंचमार्क है ये कनेक्ट करता है आपके रेट को मार्केट रेट से। अब जैसे मार्केट बिहेव करेगा वैसे ही आपका रेट बिहेव करेगा। मार्केट बढ़ रहा है तो उतने से आपका रेट बढ़ेगा, मार्केट कम हो रहा है उतने से आपका रेट भी कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, मिबॉर प्लस 2% या मिबॉर माइनस 2%, ऐसा भी आ सकता है। तो रेट मैच किया जाता है। यानी यहीं पे अगर मैं एग्जांपल में ले लूं कि मेरा रेट 4% है, मतलब मार्केट से 2% कम है, तो मैं क्या एक्सप्रेस करूंगा, मिबॉर माइनस 2%। तो इस तरह से आपका जो भी एक्चुअल रेट है वो आप मिबॉर से कनेक्ट करते हो, बेंचमार्क करते हो। तो ये है, देखो, पहला मिबॉर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, बेंचमार्क फॉर इंडियन मनी मार्केट, और लिबॉर है लंडन इंटरबैंक रेट, दैट इज बेंचमार्क फॉर इंटरनेशनल मनी मार्केट। Money market allows banks to manage the liquidity as well as provide the central bank means to conduct the monetary policy। मतलब बहुत बड़ा हथियार है आरबीआई के पास जिससे वो मतलब रेगुलेट करता है। जैसे अगर आरबीआई चाहता है कि पैसा कम दिया जाए तो वो रेट बढ़ा देगी। रेट बढ़ता है, पैसों का रेट बढ़ता है तो उससे कॉस्ट बढ़ती है, मतलब इंटरेस्ट बढ़ता है। और अगर आपका कॉस्ट बढ़ता है तो ट्रांजैक्शन थोड़े कम होते हैं, बराबर, महंगे रेट पे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते। तो अगर आरबीआई को ट्रांजैक्शन घटाने हैं तो वो रेट बढ़ा देता है, और अगर उल्टा करना है
मार्केट में ट्रांजैक्शन ज्यादा होनी चाहिए, सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हो। तो ऐसे बैंक उसको हैंडल करता है। मनी मार्केट्स आर मार्केट्स फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन कौन से? अप टू मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, डेट ही होता है। इक्विटी तो आपने पढ़ाई है बचपन से कि इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, इक्विटी शॉर्ट टर्म हो ही नहीं सकता। यानी मनी मार्केट पूरा का पूरा क्या है? डेट मार्केट ही है, उसमें कोई भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज इक्विटी हमेशा क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है।